हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। तो आज का टॉपिक जैसे आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। ये टॉपिक जो है ये आप चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक जो है वो डेफिनेटली हमारे को फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो होगी या जो जो भी आगे ये टॉपिक डिस्कस हम करने वाले हैं आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते जाएंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि किस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहायता करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड पे। तो लेट्स गो। तो हाँ, सबसे पहले जैसा आपको पता है कि हमारे को सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन के बाद हम मीनिंग या डेफिनेशंस लिखते हैं। उसके बाद हम फर्दर अपने टॉपिक पे जाते हैं जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया होता है। तो आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और आप इसमें लिख सकते हैं और जो आपको समझ में आ रहा है वो आप अपने शब्दों में भी इसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि एज वी ऑल नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। कि जब हम साइकोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं तो उसे ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि एजुकेशन सिस्टम के हर एक पहलू पे जो है वो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आप इसमें ऐड करेंगे वो लिख सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन के बिहेवियर को जानने के लिए जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं एजुकेशन की फील्ड में तो उसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर लेते हैं। इट टेल्स अस हाउ ह्यूमन लर्न्स एंड रिटेन नॉलेज मेनली इन एजुकेशन सेटिंग। किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग सीखता है और अपने नॉलेज को जो है वो बनाए रखता है, रिटेन करता है किस एजुकेशन सेटिंग में। इट इंक्लूड्स द इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेसेस, जिसमें कि क्या क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इमोशनल भी पर्सपेक्टिव होता है, सोशल भी पर्सपेक्टिव होता है और कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेसेस भी इसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं। ये चीज़ जो है वो आप इंट्रोडक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से जो भी आप समझते हैं कि क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, बेसिकली ये माइंड में रखना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होती है कि साइकोलॉजी की वो शाखा होती है जो हमें एजुकेशन सिस्टम में हेल्प करती है जानने के लिए। किसको जानने के लिए? बच्चों को जानने के लिए, टीचर को जानने के लिए, मेथड को जानने के लिए और पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को जानने के लिए जो हेल्प करती है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मैंने ऐड किया है, सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी को जानने के लिए हमारे को साइकोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी भी ऐड किया है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि मीनिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो साइकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट और डायरेक्ट टैट में हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो कहाँ से वर्ड निकला है, तो ये निकला है ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? ये बना है साइक प्लस लोगोस। साइक का मतलब है माइंड और सोल और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। राइट, तो ये आप मीनिंग में ऐड कर सकते हैं। बाकी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस। इसमें बेसिकली ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें माइंड और सोल की बात की गई, उसके बाद माइंड और सोल के बाद में इसमें कॉन्शियसनेस पे बात की गई और फिर इसमें ये देखा गया कि ना हम कॉन्शियसनेस को मेजर कर सकते हैं और ना ही हम माइंड और सोल को मेजर कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन नेचर में। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग द, हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। तो इसमें मैंने ये भी ऐड किया कि वी कैन स्टडी ओनली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड बिहेवियर इज़ द ओनली एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट इज़ ऑब्जर्वेबल। कि बिहेवियर ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ होती है इंसान की जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैंस द साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर होगा। इसको आप अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में इसमें नोट्स, आप इंग्लिश में बेशक आप लिख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे साइकोलॉजी की। इसमें मैंने 3 ऐड की हैं, इजी सी, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े बहुत आपने डेफिनेशंस लिखने हैं, बाकी फिर फर्दर मूव करना है अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो अकॉर्डिंग टू स्किनर, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं, वो ऑब्वियसली बिहेवियर की बात करेंगे। तो इसमें आप सीधा लिखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस है, ये स्किनर बात करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। इन्होंने भी सेम बिहेवियर और पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट की बात की है। अकॉर्डिंग टू मन, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर है जो साइंटिफिक तरीके से की जाती है, वो क्या है, साइकोलॉजी। ऐसा कौन बोलते हैं, मन बोलते हैं जी। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हम मीनिंग एंड डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। मीनिंग में हम लिखेंगे कि सेम वही चीज़ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी से मिला हुआ है, बना हुआ है। तो हम ये इस प्रकार से ये लिख सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो एजुकेशनल की फील्ड में हर एक पहलू को टच करती है और हर एक पहलू में इसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइको, जो मैंने अभी बोला कि जो बच्चे के, किसी इंडिविजुअल के मेंटल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को जो है वो मेजर करती है या डील करती है उससे। इट डील्स विद ऑल ओवर द एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज विदाउट इट एजुकेशन अलोन इज़ नथिंग। कि ये एजुकेशन सिस्टम के हर एक पे, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, चाहे आपको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर आपको मैनेजमेंट करना है, या बच्चे की स्टडी करनी है, या टीचर के बारे में जानना है, या आपको ये जानना है कि आपको कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आएंगी, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सब से डील करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में डील करता है। फर्दर मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सबसे पहले मैंने WC ट्रो की जो डेफिनेशन है, मैंने इसमें इजी डेफिनेशन जो है वो सिंपल सी है, 1 लाइन वाली, वो इसमें ऐड की हैं। ज़्यादा आपको कोई टफ़ या कोई डिफ़िकल्ट सी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं, आप डिफ़िकल्ट सी लिखो, जो आपको याद रहे और जो ईजी हो लर्न करने में, आप वो ऐड करो इसमें, मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट। तो हम सबसे पहले WC ट्रो की बात करेंगे। वो बोलते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। बहुत इजी है। WC ट्रो ये बोलते हैं कि जब हम एजुकेशन सिस्टम में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिकल पहलू की स्टडी करते हैं, तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आता है, राइट। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है स्टीफन ने। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। किसी भी बच्चे की जो, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है, राइट। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो ने दिया है, फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये इनका नाम भी आप याद भी रख सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड explains the learning experiences of an individual from birth through old age। कि जितनी भी किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी चाइल्ड की या किसी भी पर्सन की एक्सपीरियंस के बारे में जो एक्सप्लेन करता है, जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसका बुढ़ापा आता है तब तक जो डिस्क्राइब करता है, वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर आता है। तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे पहले जो है वो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। जैसे साइंस में होता है कि अंडरस्टैंडिंग भी होती है, प्रिडिक्टिंग भी होती है और कंट्रोलिंग भी होती है, उसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी भी साइंस की तरह काम करती है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती है, प्रिडिक्ट करती है और कंट्रोल करती है, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो अप्लाइड साइंस की तरह होता है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे अप्लाइड साइंस, नाम से पता चल रहा है कि अप्लाई जो साइंस करते हैं, तो उसी तरीके से एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी को अप्लाई करना, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, राइट। इजी है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों है?
एजुकेशन अकेले तो बच्चा लेता नहीं है, बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पढ़ता है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है ह्यूमन बीइंग एंड उनके रिलेशंस के बारे में, सोसाइटी में जो है उसके बारे में स्टडी करता है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ अ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की ना हमने कि इंडिविजुअल किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी करता है तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो ये ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस भी है। उसके बाद इसमें हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस है। जो जो आपको ठीक लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेन आइडिया जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना जो इस वीडियो में है, अगर आपने खुद से भी नहीं लिखना है तो ये भी मोर देन एनफ है, इससे भी आपका काम चल जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप का मतलब क्या हुआ कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, डेवलपमेंट हो किसी भी बच्चे की, तो वो जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर हम करते हैं स्कूल में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो दूसरा है क्लासरूम लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि जो टीचर है वो किस तरीके से जो है वो बच्चों को लर्निंग करवा रहा है, पढ़ा रहा है, और जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर ही आता है। किसी बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हुआ कि दो बच्चे, कोई भी दो बच्चे वो सेम नहीं हो सकते हैं, कोई भी दो पर्सन सेम नहीं हो सकते हैं। हर एक बच्चा जो है वो अलग है। हमारे को हर एक बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट करना है, अलग तरीके से उनको देखना है, उसकी इंडिविजुअल जो उसकी जो नीड है वो देखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको टैकल करना है बच्चे को। ये इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है। तो ये भी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट जो है वो है इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं बच्चे की, कि उसकी कितनी इंटेलिजेंस है, जिसको हम आईक्यू का नाम देते हैं, जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वो भी हम क्या करते हैं इसमें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग की बात भी जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंडर करते हैं कि गाइड किस तरीके से बच्चे को किया जाए, किस तरीके से जो है काउंसलिंग और गाइडेंस में मेन चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग में जो है इमोशनल जो है वो जो टीचर है एक काउंसलर की तरह काम करता है, कि वो किस तरीके से इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करके एम्पैथी दिखा सकता है, तो वो काउंसलिंग होती है, वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती है। करिकुलम को जब बनाते हैं वो भी इसके अंदर आती है। और भी मैंने इसमें बहुत सारे जो हेडिंग है वो ऐड की हुई है, वो आप लिख सकते हैं, जिसको आप इलेबोरेट अपने अपने शब्दों में कर सकते हैं, जैसे मेंटल हाइजीन ऑफ अ चाइल्ड, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर, रिसर्च स्टडीज़ जो होती है वो एजुकेशन साइकोलॉजी में होती है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप ये अपने हिसाब से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें जो पूछा हुआ है, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किस तरीके से जो है एजुकेशन साइकोलॉजी रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें भी मैंने डायरेक्ट जो है वो हेडिंग जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको हेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हो, और आगे जो है इसका जो विवरण है या इलेबोरेशन है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट हेल्प्स द टीचर इन रियलाइजेशन ऑफ द एम्स ऑफ द एजुकेशन। जब किसी टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होती है ना, तो टीचर को ये पता होगा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से वो ये जान सकता है कि एजुकेशन के एम्स क्या हैं, कि वो एजुकेशन को किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएगा, किस तरीके से डील करेगा सिचुएशंस को जो भी उसके सामने आएंगी, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट है लेज एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। किस तरीके से जो है लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जाए, ये हमारे को एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है। करेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बताता है। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग मेथड्स, किस हिसाब से हमारे को मेथड्स जो है टीचिंग के वो अपनाने हैं, वो हमारे को एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है। मेंटल हाइजीन के बारे में एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है कि हमारे को मेंटल हाइजीन का मतलब क्या हुआ। मेंटल हाइजीन का मतलब हुआ कि किस तरीके से
हमारे को फिजिकली तो रहना ही रहना है साफ, मेंटली हमारे को किस तरीके से साफ सुथरा रहना है। मेंटली साफ सुथरे का मतलब है कि जैसे नेगेटिव थॉट्स हमारे को अपने माइंड में नहीं लेना है, पॉजिटिव हमारे को अपने अप्रोच जो है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो पॉजिटिव रखनी है। ये जो है ये किस तरीके से होनी चाहिए, ये टीचर बच्चे को किस तरीके से बताएगा, ये सारा का सारा साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। जो टीचर है वो अपने आप को जानता है किसके द्वारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे एक टीचिंग मेथड होगा वो अपनाएगा किसी भी क्लासरूम में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। मे भी कुछ बच्चों को उससे समझ में ना आए, तो टीचर को ये जानने में मदद मिले कि ये जो टीचिंग मेथड है ये इन बच्चों पे एप्लीकेबल है और इन बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको इस बात की नॉलेज हो जाएगी कि ये जो बच्चे हैं वो किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से समझेंगे। तो ये जो है वो अपने बारे में जान सकता है कि बच्चे जो है किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं इट मीन्स कि उसका जो टीचिंग का मेथड है वो अच्छा है। अगर रिस्पॉन्स उनका बच्चों का नहीं अच्छा आ रहा है तो टीचर समझ सकता है कि उसको जो है अपने वो टीचिंग मेथड को बदलने की ज़रूरत है, राइट। तो अपने आप को भी वो जान सकता है। तो हेल्प्स इन मेजरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकता है वो एजुकेशन साइकोलॉजी की वजह से। कंस्ट्रक्ट एन इवेल्युएशन टूल, किस तरीके से बच्चे को इवेल्युएट करना है, कौन सी टेक्निक अपनानी है इवेल्युएशन के लिए, उसको हम इवेल्युएशन टूल बोलते हैं। तो उसको बनाने में जो है एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। ऑडियो विजुअल एड्स को किस तरीके से यूज़ करना है वो बताती है। टाइम टेबल बनाने में मदद करती है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं स्कूल में उनको बनाने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो सारे के सारे रोल हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, अपनी मर्ज़ी से भी आप बाकी जो आपको लगता है वो ऐड कर सकते हैं, राइट। तो लास्ट में जो जैसे आपको पता है कि लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में आप पूरा का पूरा कंक्लूड करेंगे, आप पूरा जो भी आपने अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर, तो वो मैंने भी यही चीज़ सेम इसमें ऐड की है कि एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स टू द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। कि जितने भी साइकोलॉजिकल के सिद्धांत हैं, तरीके हैं, उनको जब हम एजुकेशनल सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी है। और हर एक टीचर को जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी ना वो अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा और ना ही वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, और जो कि अच्छी बात नहीं है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी न्यू पॉलिसीज़ एजुकेशन की फील्ड में आती हैं तो हर कोई सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी को अपने माइंड में रखता है, उसके बाद ही वो न्यू पॉलिसीज़ को बनाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसके बगैर जो है वो एजुकेशन अकेला काम नहीं कर सकता। एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी भी उसके साथ साथ कहीं ना कहीं चलेगी। और ये दोनों मिल करके आपस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती हैं किसी भी एजुकेशन की फील्ड में। ओके, तो बस इतना सा था जी आज की वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इलेबोरेट तो सारा हिंदी में किया है, तो आप समझ सकते हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हो या फिर इन नोट्स को आप लिख सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि किताबों से पढ़ना हमारे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना हमारे को सुनना अच्छा लगता है। सुनने के साथ साथ अगर हम देखते भी हैं, ऑडियो विजुअल जो एड हमने पढ़ी, तो अगर हम दोनों का यूज़ करते हैं ऑडियो और विजुअल का तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो उससे हमको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे से कोई गलती हो गई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और बस इतनी सी थी ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।